दोस्तों, हम इंडियन के लिए जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। एक है रियल एस्टेट और दूसरा है गोल्ड। लेकिन रियल एस्टेट में आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो बिगिनर के लिए बच जाता है गोल्ड। और हमारे फ्रेंड्स से भी हमको यही सुनने को मिलता है कि गोल्ड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सदियों से इसका प्राइस बढ़ता आ रहा है, वो हमें दिख भी रहा है। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम म्यूचुअल फंड, स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे स्टॉक में तो पैसे डूबने का डर है, लेकिन गोल्ड में तो पैसे डूब ही नहीं सकते। तो फिर सच क्या है? क्या गोल्ड सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले? जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में गोल्ड कैसा परफॉर्म करता है और फ्यूचर में गोल्ड हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और ये जवाब मैं हमेशा की तरह एकदम डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में दूंगा। तो अगर आप अपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत सारी आई ओपनर चीज़ें सीखने को मिलेगी, और इस एक वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीले पत्थर के पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं, मतलब ये सोना इतना महंगा क्यों होता है। तो दोस्तों, नो डाउट ये दिखने में बहुत खूबसूरत, चमकदार, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरी वजह है जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ता है। वो ये है कि गोल्ड एक नॉन पेरिशेबल आइटम है। हम इसको सालों साल या हमेशा के लिए खरीद के घर पे रख सकते हैं। न इसे जंग लगता है, न ये सड़ता है, न इसका टेस्ट या फंक्शन में बदलाव होता है, और बहुत ही कम जगह लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही कोई देश की गवर्नमेंट, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना ही कोई कंपनी का CEO। जहाँ हम नोट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट रातों रात बहुत सारे नोट्स छाप सकती है, लेकिन ज़्यादा सोना अचानक से कहीं लाया नहीं जा सकता। इसे हमें गोल्ड माइनिंग से खोद कर ही निकालना पड़ता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव और रिस्की प्रोसेस होता है। तो गोल्ड की इस क्वालिटी की वजह से इसका डिमांड कभी अचानक से गिरता नहीं है। मतलब ये बात तो पक्की है कि इसको खरीद के रख लेने से, यानी बाय एंड होल्ड कर लेने से आपका पैसा जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसे खरीदने वाला आपको मार्केट में मिल ही जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपको आपकी सेविंग का क्या करना चाहिए, तो आप गोल्ड खरीद के रख सकते हो। या फिर अगर आपके देश में, आप ऐसे देश में रहते हो जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही नहीं है, तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। या फिर आपको लग रहा है कि देश के हालात बिगड़ रहे हैं, कोई रिसेशन या वर्ल्ड वार आने वाला है, तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है या किसी भी वजह से लोगों के दिल में डर बैठ जाता है, तो लोग स्टॉक बेच के गोल्ड खरीद लेते हैं। अगर आप पहले से ही अमीर हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है जिससे आप अपनी पूरी लाइफ टाइम का गुजारा कर सकते हो, तो आप गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको बिना गोल्ड खरीदे अमीर बनना है, तो हम इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं। ये समझने की कोशिश है कि जब कि इतने सारे बेनिफिट हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, अमीर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोस्तों, गोल्ड की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये कि ये हमारे लिए कोई एक्चुअल वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो आपके पास पूरी दुनिया का सारा सोना है, तो फिलहाल इस पूरी दुनिया में $10 बिलियन का सोना है, मतलब जितना बड़ा एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है। आप अपने सोना भर लो, उतना सोना आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? वो सोना ना आपके लिए कोई इनकम प्रोड्यूस कर सकता है, न ही लोगों को जॉब दे सकता है, न देश के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, ना ही कोई देश में डेवलपमेंट ला सकता है। वो गोल्ड बस आपको ऐसे ही दिखता रहेगा। और इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, आई हैव नो यूज एज टू वेयर द गोल्ड विल बी इन द फ्यूचर, बट द वन थिंग आई कैन टेल यू इज दैट इट विल नॉट do anything with men now and judgmental they expect look at you। मतलब वो सोना बस आपको देखता रहेगा और आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। However, Coca-Cola will be making money and think Apple making large of money, and it's a lot better to have a ghost that keep on lying than a ghost that just sits it's there and needs insurance and storage एंड ए 5 कॉस्ट लाइक दैट। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो आपको सोना बेचना पड़ेगा, उसका एक हिस्सा सेल करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता
है जिसे आप शेयर को होल्ड करते हुए भी अर्न कर सकते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होता है और आपकी इनकम भी ग्रो होती है। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में एकदम डिटेल में बताया है, और कंपनियों से लोगों को जॉब मिलती है, लोगों का एम्प्लॉय इंप्रूव होता है, देश की तरक्की होती है वगैरह वगैरह। इसलिए वॉरेन बफेट कंपनियों को प्रेफर करते हैं, मतलब स्टॉक खरीदना प्रेफर करते हैं। और क्योंकि कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है तो लोग इसमें तभी इन्वेस्ट करते हैं जब लोगों के दिलों में डर पैदा होता है। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका डिमांड हमेशा रहता है, फिर चाहे मार्केट क्रेश हो या नहीं हो, वो कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है और उनका प्राइस इतना फ्लक्चुएट भी नहीं होता। जैसे आप गूगल का प्राइस दे सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस दे सकते हो। और दूसरी प्रॉब्लम गोल्ड की ये है कि हम इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाव कितना है, प्राइस कितना है। कोई ये नहीं पूछता कि वैल्यू कितनी है। और जब भी हम देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस पिछले कुछ महीनों के मुकाबले ज़्यादा महंगा हो गया है तो हम ये समझ लेते हैं कि ये फ़िलहाल महंगा हो गया है, मतलब इसका सेल करना बेस्ट होगा। अचानक से इसका शॉर्ट टर्म में प्राइस गिर जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये सस्ता हो गया है, मतलब इसे टाइम में खरीदना चाहिए। तो एक टिपिकल टेक्निक एनालिसिस होता है कि आप इसके पिछले कुछ दिनों का चार्ट देख के एनालाइज कर रहे हैं कि खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं, इसीलिए वो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? जिस तरह हम बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलता है, स्टॉक से आपको डिविडेंड कैश फ्लो मिलता है और रियल एस्टेट से आपको रेट मिलता है, जिससे हम उस इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। गोल्ड में आपके पास सिर्फ एक ही डाटा अवेलेबल होता है, वो है इसका हिस्टोरिकल प्राइस। और अगर आप गोल्ड पे थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस सबसे रिसेशन और मार्केट क्रैश पे ही बढ़ता है, क्योंकि बढ़ता है जिसका कोई भी पूर्व संपादित नहीं कर सकता। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये उतना ज़्यादा रेट से हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इंडिया का पिछले 40 सालों का डाटा चेक करो तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड सिर्फ 8 से 10% की रेट से ग्रो हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और पिछले एक साल में कोरोना वायरस की वजह से गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ, हमने वो भी इस डाटा में काउंट किया है, फिर भी इसका लॉन्ग टर्म में 10% के नीचे ही है। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 8% का इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब महंगाई को एडजस्ट करके गोल्ड ने हमें सिर्फ 1 से 2% रिटर्न दिया है, क्योंकि हम न जानते हुए भी इन्फ्लुएंस टैक्स को पे करते ही हैं। ये चीज़ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वास्तव में अगर आप गोल्ड में लॉन्ग इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। इसलिए अगर आप पहले से ही अमीर हो तो ये गोल्ड आपको अमीर रख सकता है, लेकिन अमीर बना नहीं सकता। और इसका एक सिंपल सा प्रूफ ये है कि आपको पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके वो अमीर हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अमीर हुए हैं या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करके अमीर हुए हैं, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करके अमीर हुआ लोग आपको कभी नहीं मिलेगा। और आज की तारीख में जितने भी लोग फोर्ब्स की लिस्ट में हैं वो बिजनेस ओनर ही है, यानी स्टॉक ओनर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 10% और 15% में ज़मीन आसमान का फर्क पड़ता है। यूएसए की एक कंपनी 40 साल में ही जीरो से लेकर $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई, और जिस रेट से कंपनी ग्रो हो रही है इसको मुश्किल से 10 साल लगेंगे $10 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए, कंपाउंडिंग की पावर की वजह से, जितना गोल्ड पूरी दुनिया में है उतनी वैल्यू कंपनी हो जाएगी। और ये सिर्फ यूएसए की एक कंपनी नहीं है, आप कल्पना कर सकते हो यूएसए में ऐसी और कितनी सारी कंपनियां हैं जो कंपाउंडिंग की रेट से कितना स्पीड से ग्रो हो रही है। और जिन लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके उनका पैसा ग्रो हो रहा है तो वो अपनी कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि 10-20 साल पहले चीज़ें कितनी सस्ती मिलती थी और आज कितनी महंगी
हो गई है, तो लोगों को महंगाई के बारे में जरूर पता होना चाहिए, लेकिन कभी ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि ये इन्फ्लेशन क्या रेट से ग्रो हो रहा है, वो इसके इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न यानी एडजस्टमेंट रिटर्न क्या रेट से ग्रो हो रहा है। अब दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि पिछले 2 साल में गोल्ड ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को अपने आप से कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या आप इसमें सिर्फ 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे या फिर एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने के लिए करोगे। और अगर आप 2-3 साल के लिए भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। इसीलिए मेरे हिसाब से गोल्ड हमें लॉन्ग टर्म में उतना ही रिटर्न दे सकता है जितना कंट्री की इन्फ्लेशन होती है। इसीलिए गोल्ड एक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड इज ए रियल मनी। 1000 साल पहले 1 तोला सोना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के महीने का खर्च कवर कर सकता था, और आज भी 1 तोला सोना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के महीने का खर्च कर पाता है। और फ्यूचर में भी इसका प्राइस इन्फ्लेशन के साथ इसी रेट से ग्रो होगा, और 1000 साल बाद भी 1 तोला सोना एक मिडिल क्लास फैमिली का महीने का खर्च ही कवर कर पाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जितनी भी फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम होती है, जैसे फंड, बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब कुछ भी काम की नहीं है। फिर भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग आपसे कहेंगे कि आपको अपना पोर्टफोलियो स्टॉक में और डेट फंड में डिवाइड करके रखना चाहिए, मतलब थोड़ा पैसा इक्विटी फंड्स में और थोड़ा पैसा डेब्ट फंड में रखें, ताकि आपका पोर्टफोलियो मार्केट केस के बीच में भी स्टेबल रह सके। लेकिन वो ये सिर्फ इसीलिए कहते हैं ताकि आप उनकी स्कीम में इन्वेस्टेड रहो। अगर आपको डिवर्सिफाई करना ही है तो सही तरीका यही होगा, गोल्ड और स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो को डिवाइड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको 7% का रिटर्न दे ही रहा है, लेकिन बीच अगर कभी मार्केट में क्रैश होता है तो आपको 7% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि मार्केट क्रैश के बीच में गोल्ड का प्राइस 40 से 50% से भी ऊपर निकल जाता है। लेकिन फंड और डेब्ट फंड में आपको वो ही 6-7% का रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिल ही नहीं सकता। आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो और कैसे डिवर्सिफाई कैसे कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके अपना इन्वेस्टिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों आज ही वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो एंजॉयमेंट के लिए या फिर फेस्टिवल के लिए तो इसकी अलग बात है, लेकिन अगर आप पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस की भी यूज करना चाहिए।